दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। आज मैं आपको मगरमच्छों के एक क्रोकोडाइल के एक ऐसे ग्रुप की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसने कि 3 से 4 घंटे के अंदर 200 से लेकर के करीब 400 इंसानों को, जो कि फौजी थे, उनको मारकर खा लिया था। सेकंड वर्ल्ड वार की वो सबसे भयानक रात, जब ब्रिटिश और जापानी सेना आपस में आमने सामने लड़ रहे थे, तब बेरहम प्रकृति, जो बेरहम कुदरत है, वो अपना नियम निभा रही थी। और यह कहानी है उन आदमखोर मगरमच्छों की जिन्होंने युद्ध करते जापानी फौजियों को हिस्ट्री की सबसे भयानक और खौफनाक रात के दर्शन दिखाए, उनको रात दिखाई। सन 1945 का सेकंड वर्ल्ड वार का वो आखिरी दौर था और बर्मा पर जापानियों का पूरा कब्जा हो चुका था। और जो बर्मा का वो जो इलाका था वो उसमें ब्रिटेन के अंदर था। ब्रिटिश फौजें, जिसके अंदर भारतीय फौजें भी थी, जापानियों से बर्मा का, जिसे आजकल हम म्यांमार बोलते हैं, बर्मा से जापानियों को खदेड़ने के लिए पूरे जी जान से काउंटर अटैक पर अटैक कर रही थी। और ऐसे ही एक जगह थी बर्मा के अंदर उस समय का, रामरी आइलैंड, रामरी द्वीप आइलैंड। उस आइलैंड पर जापानियों का कब्जा था और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए कई काउंटर अटैक ब्रिटिश सेना पहले कर चुकी थी। और वहां पर 1,000 जापानी फौजी बड़ी मजबूती से जमे पड़े थे। उनको खदेड़ने के लिए 8 से 10 हजार के बीच ब्रिटिश फौज, जिनमें अधिकांश भारतीय फौज थी, उन्होंने काउंटर अटैक किया। भारतीय सेना ने जो ब्रिटिश फौजों के अधीन, जो ब्रिटेन के अधीन जापानी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, उन्होंने 21 जनवरी सन 1945 को ये काउंटर अटैक किया जापानी के ऊपर, रामरी आइलैंड के ऊपर। और सारा दिन खूब भयानक वहां पे युद्ध हुआ। और बाद में जो जापानी फौजी थे उनके पैर उखड़ गए। ये जो रामरी आइलैंड है, रामरी का जो द्वीप है, वो बर्मा में स्थित है और बंगाल की खाड़ी उसके किनारे बनाती है वहां पर। और उस बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है, जहां पर कि समुद्र का नमकीन पानी जमीन से मिलता है आकर, वहां पर कई नदियां आके डेल्टा बनाती हैं। और ये जो डेल्टा का इलाका है, ये शुरू होता है भारत के बंगाल से, जहां पर प्रसिद्ध सुंदरवन के जंगल हैं। उसके बाद जो आजकल का बांग्लादेश है, वहां पर सुंदरवन के जंगल है, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो। और ये मैंग्रोव का फॉरेस्ट का सबसे बड़ा इलाका है, जो कि उड़ीसा के पास से शुरू होकर के और बर्मा तक जाता है। और यहाँ पर बहुत खतरनाक बंगाल टाइगर मिलते हैं। और बंगाल टाइगर उन जंगलों का राजा है। और वहाँ के जो पानी के छोटे छोटे चैनल है और जो समुंदर है, उनका जो राजा है वो है वहाँ का साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, उससे जो बंगाल का टाइगर है वो भी खौफ खाता है। क्योंकि अगर जो बंगाल का टाइगर है, जब वो पान एक द्वीप से दूसरे द्वीप की तरफ वो तैर कर जाता है, पार करता है, जब पानी की गहराई कम होती है, मतलब कि जब जो टाइगर है उसके जो पैर है वो जमीन पर टच कर जाए, तब तो वो जो क्रोकोडाइल होता है उस पर हावी हो जाता है और पंजों से उसको घायल कर देता है। क्योंकि क्रोकोडाइल का जो पेट वाला एरिया होता है वो सॉफ्ट होता है और वहां पर अगर एक पंजा लगते ही वो वहां पर वूंड बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं और क्रोकोडाइल भाग जाता है। लेकिन अगर पानी गहरा है तो वहां पर जो टाइगर है उसकी एक नहीं चलती, क्योंकि हमला करने के लिए उसके पिछले पैर कहीं टिकते ही नहीं। और उस दशा में जो क्रोकोडाइल है वो आसानी से जो टाइगर होता है उसको दबोच लेता है। दबोच करके क्रोकोडाइल की तरीका यह है कि वो पानी के अंदर खींच कर ले जाता है और डुबो करके मार देता है। सांस घुटने से शिकार की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वहां पर जो पानी का राजा है वो है क्रोकोडाइल और जमीन पर मैंग्रोव के जंगलों का राजा है वहां का बंगाल टाइगर। और ऐसे ही मैंग्रोव के जो जंगल है वो रामरी आइलैंड पर भी थे और वहां पर भी कई नदियां आकर के डेल्टा बनाती थी, जहां पर नमकीन और मीठा पानी आपस में मिलता था। वहां पर मैंग्रोव के घने जंगल उगे हुए थे और उन जगह पर छोटे छोटे पानी के चैनल थे। ज्वार भाटा वहां आता रहता था, कभी समुद्र आगे बढ़ जाता था,
कई कई 100 मीटर और कई बार कई कई 100 मीटर पीछे उतर जाता था। और इस प्रकार वहां पर पानी का उतार चढ़ाव होता रहता था। इसकी वजह से वहां पर दलदली जमीन बन गई थी, जमीन में काफी दलदल था, वहां पर कीचड़ था। और वहां पर रहते थे साल्ट वाटर के क्रोकोडाइल, जो दुनिया के भयानक क्रोकोडाइल में एक हैं। ये जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, इनकी जो लंबाई है वो 14 फीट लंबाई से लेकर के करीब 23 फीट लंबे हो जाते हैं। और इनका वजन करीब 1000 किलोग्राम तक चला जाता है। और इनकी जो बाइट फोर्स है वो करीब 4000 PSI तक है। जबकि इसके मुकाबले जो टाइगर है उसकी जो बाइट फोर्स है वो करीब 1200 तक होती है। और उससे करीब 3 से 4 गुना ज्यादा पावर रखता है बाइट फोर्स में ये क्रोकोडाइल। और उसी रामरी आइलैंड पर जापानियों में और ब्रिटिश फौजों में युद्ध चल रहा था। और 12 जनवरी 1945 की बात है, जो ब्रिटिश फौजें थी वो हावी होगी जापानी फौजियों के ऊपर। और जो जापान के फौजी थे वो पीछे को रिट्रीट करने लगे, पीछे की तरफ जाने लगे। और पीछे की तरफ था दलदल का मैंग्रोव का जंगल। और जापानी फौजियों ने सोचा कि इन जंगलों में जो मैंग्रोव के पेड़ हैं उनकी आड़ लेकर के वो अच्छी जवाबी फायरिंग कर सकते हैं ब्रिटिश फौजों के ऊपर। और वो तेजी से उस दलदल की तरफ, जहां पर कि कहीं कमर भर पानी था, कहीं घुटने भर पानी था, और अगर 100-150 मीटर और आगे चला जाए तो पानी की गहराई 6-7 फीट भी हो जाती थी। और धीरे धीरे वो पानी बढ़ता जाता था आगे गहराई उसकी, और फाइनली वो बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाता था। जो ब्रिटिश भारतीय फौज थी वो थी 15 इंडियन कार्प, जिसको लीड कर रहे थे ब्रूस स्टेनले। और 26 इंडियन इन्फेंट्री के कमांडर थे लोमैक्स। और कुल मिलाकर के 8000 के आसपास जो इंडियन ब्रिटिश फौज थी वो लड़ाई कर रही थी, युद्ध कर रही थी 1000 जापानियों के साथ में। और जापानी जो थे वो भागकर दलदली के मैंग्रोव के इलाके में जाकर छिप गए और वहां से वो फायरिंग कर रहे थे ब्रिटिश फौजों के ऊपर। जब जापानी भागकर उस मैंग्रोव के दलदल के जंगलों में गए तो उनको लगा कि ये दलदल उनके लिए सुरक्षित होंगे और ये हेल्प करेंगे ब्रिटिश भारतीय फौजों से लड़ाई करने में। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो दलदल में नहीं, वो तो मौत के मुंह में जा रहे हैं। रात के 8 बजे का समय था, कमर तक का पानी था, कहीं 3 फीट गहरा, कहीं 2 फीट तो कहीं 4 फीट। नीचे उसके बॉटम में कीचड़ था। कहने का मतलब कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, पानी और कीचड़ था। आसमान में जो चांद था वो धुंधला था, जमीन पर फैला था घुटना तक पानी और कीचड़। सामने ब्रिटिश सेना भयानक गोलाबारी कर रही थी। चारों तरफ मैंग्रोव के पेड़ थे जिनकी जड़ें सांपों की तरह पानी में फैली हुई थी। करीब 1000 जापानी सैनिक मैंग्रोव के पेड़ों की आड़ लेकर अपनी ब्रेन गनों से जो ब्रिटिश फौजी थे उनके ऊपर फायरिंग कर रहे थे। पहले तो दलदल एकदम शांत था, फिर पानी की जो सतह थी, जो पानी का ऊपर का सरफेस था, वो धीरे धीरे हिलने लगा। और इस बात की तरफ जो जापानी फौजी थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ऐसा तो अक्सर युद्ध में होता रहता है कि कोई गोला या गोली जब पानी पर गिरती है तो उसके ऊपर की जो सतह होती है वो हिलने लगती है। और इसलिए इस चीज को जो जापानी फौज थी उन्होंने इसको नॉर्मल समझा। लेकिन कुछ ही पलों में ये हलचल पानी की तेज हो गई। पानी के भीतर साल्ट वाटर मगरमच्छों के शरीर सरकने लगे। एक सैनिक ने ऐसा महसूस किया जैसे उसके पैरों के पास कुछ बहुत ठंडा व कोई कठोर चीज टकराई है। और अगले ही पल पानी फट पड़ा। एक विशाल साल्ट वाटर मगरमच्छ कीचड़ वाले पानी में ऊपर उठा। उसका मुंह खुला था। जो मगरमच्छ होता है उसके मुंह में करीब 66 दांत होते हैं, 66 दांत होते हैं पूरे उसके जबड़े में, जिसमें से 18 दांत ऊपर होते हैं। राइट साइड के जबड़े में 18 दांत और लेफ्ट साइड के जबड़े में 18 दांत। और जो 15 दांत होते हैं वो लोअर जबड़े में होते हैं, 15 राइट साइड में और 15 लेफ्ट साइड में। इस तरह से जो 36 दांत होते हैं वो उसके ऊपर के जबड़े में होते हैं, और जो 30 दांत होते हैं वो नीचे के जबड़े में होते हैं। और मगरमच्छों के ये जो दांत होते हैं ये सदाबहार दांत होते हैं। सदाबहार का मतलब अगर कोई एक दांत टूट जाए या गिर जाए तो दूसरा दांत बड़ी तेजी से ग्रो करता है। और
मगरमच्छ की लाइफ में ये दांत जो है वो 1000 बार यानी 1000 टाइम ग्रो करते हैं, और कई बार तो उससे भी अधिक। यानी अगर मगरमच्छ का कोई दांत 1000 बार टूट जाएगा तो फिर ग्रो कर जाएगा। और एक मगरमच्छ की जो उम्र होती है वो करीब 100 से 120 साल की उम्र होती है। और मगरमच्छ के ये जो 66 दांत होते हैं, ये दांत नहीं, ये छुरियां होती हैं। मुंह में मगरमच्छों के जो 66 दांत थे वो दांत नहीं थे, तेज चाकू थे। उस मगरमच्छ ने बिना किसी आवाज के उस जापानी सैनिक को पानी के नीचे घसीट लिया। उस सैनिक की चीखें गोलियों की आवाजों में दब गई। देखते ही देखते दर्जनों की संख्या में मगरमच्छों ने हमला कर दिया। दलदल में अफरा तफरी फैल गई। अब तो हर तरफ चीखें ही चीखें थी। कुछ जापानी फौजियों ने मगरमच्छों पर फायरिंग भी की, लेकिन उनकी कठोर खाल पर उन गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। केवल कुछ एक मगरमच्छ ही घायल हुए थे। गोलियां जमीन पर शेरों को तो मार सकती थी, किंतु पानी के अंदर छिपे मगरमच्छों पर इनका कोई असर नहीं होता। सैनिक अब भागना चाहते थे, लेकिन भागने को कोई ठोस जमीन थी ही नहीं। पानी व कीचड़ में भागने की स्पीड भी नहीं बन पा रही थी। सामने से ब्रिटिश फौजों की भयंकर गोलाबारी हो रही थी, और जापानी जो सैनिक थे वो भागते भी तो किस तरह भागते। अगर वो सामने की तरफ भागते थे तो ब्रिटिश फौजों की गोलियों का शिकार होते थे, और पीछे की तरफ मगरमच्छों का हमला हो रहा था। एक के बाद एक मगरमच्छ अलग अलग दिशाओं से हमला कर रहे थे। कोई पीछे से, कोई नीचे से, कोई साइड से। कोई मगरमच्छ तो अचानक सैनिक के पास पहुंच जाता था। चारों तरफ मौत का शोर हो रहा था। अब जापानी फौजियों द्वारा जो ब्रिटिश फौजियों पर फायरिंग की जा रही थी वो भी बंद हो गई थी। जो जापानी फौजी थे वो फायरिंग तो क्या करते, वो तो मगरमच्छों से अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग करना ही भूल गए। सैकड़ों जो जापानी फौजी थे उनको तो मगरमच्छों ने मार डाला था, और उनकी फायरिंग बंद हो गई थी। कुछ घबराहट की वजह से फायरिंग बंद करके किनारे की तरफ भागने की सोच रहे थे। भारी सांसों की आवाज, छपाछप की आवाज, इंसान के चीखों की आवाज वहां पर गूंज रही थी। हर सेकंड में कोई ना कोई फौजी गायब हो रहा था। कुछ को तो मगरमच्छ पकड़कर घसीट कर दूर ले गए, कुछ को पानी के नीचे घसीट लिया गया। कई फौजी 100 मीटर जाने के बाद पानी में 5-6 फीट नीचे गहराई में ले जाया गया मगरमच्छों के द्वारा। पानी व कीचड़ में कोई दिशा नहीं होती, ना कोई पूरब नजर आ रहा था, ना उन्हें कोई पश्चिम नजर आ रहा था। कोई दिशा ही नजर नहीं आ रही थी, और केवल मौत ही मौत जापानी फौजियों को आगे और पीछे दोनों तरफ नजर आ रही थी। एक झटका, एक चीख, और इंसान का पूरा गायब हो जाना। करीब 3-4 घंटे तक चीखें, पानी की उथल पुथल और डर गूंजता रहा। सुबह हुई तो दलदल फिर से शांत हो गया था। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे रात को वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, और सब कुछ उस दलदल ने रात को निगल लिया था। एक्चुअली में ये जो मगरमच्छ होते हैं ये रात को ही शिकार करते हैं, दिन में ये कम शिकार करते हैं, बहुत रेयर ही शिकार करते हैं, और रात को ही शिकार करते हैं। रात में इन मगरमच्छों ने उस रात को करीब, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो 200 जापानी फौजियों का है जिनको मगरमच्छों ने मारकर खा लिया था। और अनऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो करीब 400 से 500 जापानी फौजी मारे गए थे मगरमच्छों के द्वारा, और बाकी कुछ फौजी ब्रिटिश गोलियों का शिकार हुए थे, और कुल मिलाकर के केवल 20 फौजी ही वहां पर बचे थे। उधर दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी जापानी फौजियों की दिशा में लगातार गोलाबारी कर रही थी। 3-4 घंटे के बाद जापानी फौजियों की तरफ से गोलाबारी बंद कर दी गई, और जो फौजी मगरमच्छों से बच गए थे वो सूखी जगह की तरफ भागे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पहले ब्रिटिश कमांडर सोच रहे थे कि जो चीखें आ रही हैं पानी की तरफ से वो शायद गोली लगने से जो फौजी मर रहे हैं या घायल हो रहे हैं वो चीखें उन जापानी फौजियों की है। लेकिन बचे हुए जो 20 से 25 जापानी फौजी आत्मसमर्पण करके ब्रिटिश फौजियों के पास पहुंचे थे, उन्होंने सारी घटना बताई। जब ब्रिटिश सेना किनारे पर पहुंची तो पानी में भयानक उथल पुथल थी, और मगरमच्छों द्वारा डेथ रोल किया जा रहा था, जिससे पानी में उथल पुथल का शोर आ रहा था। सैकड़ों मगरमच्छों के द्वारा वहां पर डेथ रोल किया जा रहा था। कुछ मगरमच्छों ने तो उस मैंग्रोव की दलदली जमीन के किनारे खड़े
ब्रिटिश सैनिकों पर भी हमला किया, लेकिन वो कामयाब ना हुए। दोस्तों, मगरमच्छों का सबसे कारगर हथियार जो होता है वो होता है डेथ रोल। डेथ रोल का मतलब है कि मगरमच्छ अपने 4000 से लेकर 5000 PSI पावरफुल पर स्क्वायर इंच का जबड़े का जो दबाव होता है, इतनी पावर होती है मगरमच्छ के जबड़े में। उससे जब वो पकड़ लेते हैं शिकार को, पकड़ने के बाद में पहले वो पानी के नीचे खींच कर ले जाता है मगरमच्छ, और उसको पानी के नीचे ही रखता है, क्योंकि मगरमच्छ की जो अपनी कैपेसिटी है पानी में बिना सांस लेने की, वो 20 मिनट से लेकर के करीब 25 से 30 और 40 मिनट तक की होती है। जबकि जो जानवर होते हैं या इंसान होते हैं, वो केवल 2 से 4 से 5 मिनट के अंदर ही वो मर जाते हैं सांस घुटने से। और जब शिकार मर जाता है मगरमच्छ का, फिर वो ऊपर सतह पर आते हैं, पानी के लेवल पे आते हैं, और उस शिकार को पकड़ कर फिर वो गोल गोल रोल करते हैं और लगातार रोल करते रहते हैं। और इतनी तेजी से रोल वो करते हैं कि जो उन्होंने टुकड़ा अपने मुंह में पकड़ा होता है वो वहां से कट जाता है, टूट जाता है। हड्डी हो चाहे कुछ भी हो, कितनी भी मजबूत हड्डी हो, वो टूट जाती है। और 5-7 किलो का जो गोश्त का टुकड़ा होता है वो मगरमच्छ के मुंह में रह जाता है, और मगरमच्छ उसको आसानी से फिर निगल लेता है। और इसके बाद फिर वो दोबारा से पकड़ता है शिकार को और फिर डेथ रोल करता है, गोल गोल घूमता है तेजी से, फिर 3-4 किलो का गोश्त का टुकड़ा तोड़ करके फिर उसको निगल लेता है। ये जो मगरमच्छ शिकार को पकड़कर गोल गोल घूमता है, इसी को डेथ रोल कहते हैं। और मगरमच्छ के जो दांत होते हैं 66, उनसे वो चबाते नहीं है, केवल शिकार को पकड़ते हैं और ये मांस के टुकड़े करके डेथ रोल के द्वारा टुकड़े करते हैं, और उसके बाद फिर उनको साबुत ही निगल जाते हैं। और इस प्रकार वहां पर भयानक डेथ रोल हो रहा था उस दलदल के अंदर। उस डेथ रोल को देखा था ब्रिटिश फौजियों ने। जब सुबह हुई तो दलदल फिर से शांत था, ना गोलियों की आवाजें थी, ना चीखें थी, बस कीचड़, थोड़े से टूटे हुए हथियार। रात जहां सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, सुबह वहां पर कोई भी नहीं था। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है दोस्तों, यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह एक रियल स्टोरी है सेकंड वर्ल्ड वॉर की। करीब 200 जापानी फौजियों को इन मगरमच्छों के द्वारा ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार मार दिया गया था। अनऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो है करीब 400 से 500 जापानी फौजियों का। 1000 जापानी फौजियों में से केवल 20 से 25 जापानी फौजी ही बचे थे। और ये था उन आदमखोर मगरमच्छों का हमला, जिसने कि 200 से लेकर के 400 जापानी फौजियों को 3 से 4 घंटे के अंदर मारकर खा लिया था। स्केच नियर एंड फार, यह एक बुक 1962 में जो बर्मा था उस समय का, वहां के जो वाइल्ड लाइफ जो ऑफिसर थे उनका नाम था ब्रूस स्टैनले, उनके द्वारा ये बुक में साफ लिखा गया है। और ब्रूस स्टैनले बाद में जो ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बन गए थे बर्मा के, और वो 1945 में उस फौजी अभियान में लीड कर रहे थे 15 कार्प इंडियन फौजियों को, और बाद में उन्होंने बुक लिखी। और इस प्रकार यह एक सच्ची घटना है। और इसके बाद में मैं अगली बार कोई नई मैन ईटर टाइगर की या मैन ईटर लेपर्ड की कोई स्टोरी लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।